उस दिन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है सर, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मतलब दिखा सकूं कि हाँ मैं इनका बेटा हूँ, जिनको कभी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया था। तो जब मेरा रोने का मतलब मेरे को लगता था तो मैं ऊपर छत पे जाके हॉस्पिटल की रोता था सर, रात रात भर। जीवन में परेशानी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया और हम मेहनत करना छोड़ देंगे। दे स्टंप और दे बैट और दे स्टंप और दे बैट सर, इतनी भयानक लड़ाई हुई कि उनमें से तकरीबन 3 लड़कों के सर वगैरह फट गए थे। शादी के बाद सर जीवन में बहुत बदलाव आता है। परेशानियां आती हैं, परेशान किया करती हैं, जान नहीं सिर्फ इम्तहान लिया करती हैं। हेलो एंड वेलकम टू बैठक बाय टेक्स्ट बुक। बैठक के इस भाग में हम बात करने वाले हैं मैथ के जाने माने फैकल्टी के बारे में, जिन्होंने खुद भी सिलेक्शन लिया है और ना जाने कितने बच्चों का मार्गदर्शन करके उनको भी सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। वो मैथ की दुनिया में एक जाना माना नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीके सर की। वीके सर को जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। तो वीके सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं वीके सर से और शुरुआत करते हैं बैठक की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठक में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। सबसे पहले अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बैठक के लिए आमंत्रित किया। साथ ही इस बैठक के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो सर, टेक्स्ट बुक की समस्त टीम को और टेक्स्ट बुक में इस जो बैठक ऑर्गेनाइज हो रही है उसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो सर, वीके सर को लाखों बच्चे रोज देखते हैं, जानते हैं। आप तैयारी करा रहे हैं, लाखों बच्चों का जो है सिलेक्शन के लिए आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपने खुद भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन वीके सर में से सर को निकालते हैं। वीके सिंह की लाइफ क्या है, वीके सिंह की जिंदगी कैसे बीती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करना चाहेंगे बचपन से, जो सबसे अच्छा दौर होता है जीवन का, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। तो वो बचपन आपका जो कैसे गुजरा? ये तो बड़ा खतरनाक सवाल पूछ दिया सर आपने मेरे से। एक्चुअली अभी तक आज तक मेरे को जो बच्चों ने पाया है वो एज अ टीचर ही पाया है, एज अ मेंटर ही पाया है सर उन्होंने। लेकिन अगर आप बात करें कि आपने जैसे अभी बोला कि सर अगर आपके नाम के पीछे सर को हटा दिया जाए, तो अगर मैं अपने आप को एक टीचर न रख करके अगर मैं अपने पास्ट पर जाता हूँ तो सर मेरा बचपन ठीक वैसे ही गुजरा है जो आजकल की जनरेशन का बचपन गुजरने लग रहा होता है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में शायद ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं किया हो आज तक सर। मैंने सारे काम किए हैं। मैं 1 नंबर का उद्दंडी विद्यार्थी हुआ करता था सर। मैंने कॉलेज बंक कर करके पूरे दिन सर हम गेमिंग में रहते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। घर वालों को पता होता था कि स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो सर वो सारे काम हमने किए हैं जो आजकल का विद्यार्थी करने लग रहा होता है। जी। आपका बचपन किस शहर में बीता सर? सर मेरा बचपन मोस्टली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं सर। और गांव में मतलब मेरा परिवार, मेरे पिताजी किसानी थे सर, तो मोस्टली मेरा बचपन गांव में रहा है। लेकिन थोड़ा सा बचपन जैसे ही उभरा तो पिताजी को लगा कि इसको किसी शहर में भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए। तो सर मेरी ऑलमोस्ट जो स्कूलिंग वगैरह हुई है, कॉलेजिंग वगैरह, वो एक शहर पड़ता है अलीगढ़ सर, वहाँ से हुआ है। जी। और ये जो बचपन जब बीत रहा था, जब शहर की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये जो बचपन के दौर से और ये जो एक मैच्योरिटी आना शुरू होती है कि अब हमें आगे बढ़ना है, करना है। वैसे हमारे दौर में जो 90s किड्स है तो उनका मानना था कि वो 10वीं से जब बोर्ड एग्जाम आते थे तो मैच्योर होना शुरू होते थे, 11वीं में और मैच्योर होते, जहाँ पर उनके पास ऑप्शन आता था कि किस स्ट्रीम में उन्हें आगे जाना है। तो आपके साथ ये मैच्योरिटी जो है कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, वो कब आना शुरू हुई? मेरे अंदर सर मैच्योरिटी अगर मैं बात करूँ तो मैं ना 10-20 से मेरे अंदर मैच्योरिटी आई, ना 11 से आई, ना 12th में जाके आई सर। मैं 10वीं मैंने करा, 10वीं के बाद 11th किया, 12th किया सर। इसके बाद मैं बीटेक में मैंने एडमिशन लिया। तो बीटेक में भी सर पढ़ाई को छोड़ के सारे काम करते थे हम जी। सिर्फ पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारे काम करने लग रहे होते थे। सेमेस्टर एग्जाम होता था तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारे मतलब सेमेस्टर पूरा क्लियर था। लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर आया सर तो 6 एग्जाम हुए थे। 6 में से सर 3 में बैक लगी मेरी कंपार्टमेंट, मात्र 3 में ही पास हुआ मैं, ये था। तो जब मैच्योरिटी की बात करते हैं, मैच्योरिटी कैसे आई सर? एक दिन क्या होता है कि एक परिवार में इंसिडेंट ऐसा होता है सर कि मैंने उस दिन अपने पिताजी को रोते हुए देखा था सर। तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मतलब, और आज ऐसा कुछ हुआ है, इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ है कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। और उस रात आई थिंक कि मेरे घर के सभी लोग बैठ करके रोने लग रहे थे और खाना नहीं बना था उस रात, किसी ने खाना नहीं खाया था। तब आई डिसाइडेड कि यार अब मुझे कुछ करना है और मैं कुछ ऐसा करूंगा। ये जो लाइफ में जी रहा हूँ, मतलब यारी दोस्ती वाली, मोहब्बत वाली ये जो लाइफ में जीने लग रहा हूँ, इस लाइफ को छोड़ करके मुझे अब आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है कि हाँ मेरे बाप का मतलब सर जो फ़क्र से ऊंचा हो रही सर। तो वो मैच्योरिटी सर इंसिडेंट के बाद आई मेरे अंदर। जी। बीटेक की आपने बात करी, बीटेक कौन सी ईयर में था सर आपका? सर बीटेक मैं 2014 पास आउट हूँ जी। बीटेक को लेके आज से अगर हम 10-12 साल पीछे जाते हैं तो इंडिया में एक वो दौर चला था कि बीटेक का बहुत स्कोप है, बीटेक का बहुत स्कोप है। तो मतलब हर घर में एक फेमस कवि उन्होंने बोला था कि एक दौर वो आया था जब इंडिया में अगर आप कहीं भी बिना देखे पत्थर फेंक दो, जिस घर में जाके पत्थर गिरेगा वहां पे 1-2 बीटेक वाले निकल आएंगे। इंजीनियर निकलते थे, राइट जी, बिल्कुल। तो आपका क्या, आपने बताया कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी थी, आपके पीछे क्या रीजन था? बाकी दोस्त थे या इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे आगे जाना है इस फील्ड में?
मुझे बस ये था सर कि यार स्कूल तक बहुत पढ़ाई हो गई, अब जाके कॉलेज ज्वाइन करना है, तो कॉलेज कहीं ऐसा ज्वाइन करना है कि जहाँ पढ़ाई के साथ साथ फुल मौज मस्ती मैं कर सकूं, यारी दोस्ती भाईचारा ये सारी चीज़ें मैं निभा सकूं सर। मेरा मोटो ये था, उद्देश्य नहीं था ऐसा कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि मेरे को बीटेक करके मेरे को कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करनी है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था सर मेरा बीटेक करने का। बस मौज मस्ती के लिए मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया था, और ये था कि हाँ थोड़ा सा गाँव से कि लड़का भाई इंजीनियरिंग करने लग रहा है, तो बस वो था। जी। एक चीज़ मुझे और पता चली कि आप एटलीस्ट 9-10 साल हो चुके हैं, आप एक टीचर के तौर पे बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आई थिंक उस समय आपकी एज 19-20 अर्ली 20s के आसपास जी, रही होगी। जी। तो ये वो दौर होता है कि जब बच्चा जो है अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता है, कि उसको ये भी करना, आपने बताया कि आपको दोस्ती भाईचारा, उसको ये भी करना है, कॉलेज बंक करना है, घूमने जाना है, सोलो ट्रिप पे जाना है, रोड ट्रिप पे जाना है। उस दौर में आप जो है पढ़ा रही थी प्रोफेशनली, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने वो जो दौर था मिस कर दिया, जो वापस नहीं आएगा, टीनेज का या अर्ली 20s का, या फिर आपने उसको भी साथ साथ जिया था? नहीं सर, कई बार फील करता हूँ मैं कि यार जो मेरा बचपन का जो दौर था, जो यारी दोस्ती थी स्कूल कॉलेज टाइम तक, उसको तो मैं आज भी मिस करता हूँ सर। जब से मैंने एज अ टीचर मैंने अपने आप को पाया, तो वो सब चीज़ें सर छूट गई मेरी, ये था। जो दोस्त आपके कॉलेज में थे या जी। स्कूल में थे, उनसे बातचीत होती है? सर ना के बराबर होती है, सभी लोग अपने अपनी जगह सेट हो गए हैं, कोई अपना किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर के कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हैं सर कम्प्लीटली। ये जो आजकल के दौर में है कि एक फेमस लाइन है, नया पाने की हसरत में पुराना छूट जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज का जो दौर है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है एक टाइम पे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किसी कॉलेज में है, तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी, फ्रेंड्स फॉर एवर। लेकिन जैसे ही आप अलग होते हैं, डिस्टेंस आती है, कोई 200 किलोमीटर दूर चला गया, कोई 500 किलोमीटर, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। क्या सच में इतनी व्यस्तता है इंसान की लाइफ में, या फिर हम रखना ही नहीं चाहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर आज का। और आजकल की जनरेशन मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं हमारे, वो सब छूट जाते हैं। इसका एक रीज़न है सर कि आज कल हर एक व्यक्ति ना अपनी रेस में लगा हुआ है, वो सिर्फ अपनी रेस में अपने आप पे फोकस करने लग रहा है। दूसरा इसमें ये भी एक पहलू है सर कि सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है बच्चा आज का, कि वो क्या करता है कि बस अपने आप को सोशल मीडिया पे बिजी रखता है। जो टाइम उसको परिवार को देना चाहिए, या अपने रिलेटिव्स को देना चाहिए, या अपने दोस्तों को जो टाइम देना चाहिए, वो बचे कुछ टाइम को सोशल मीडिया पे बताने लग रहा होता है, और बाकी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की रेस में, पैसा कमाने की रेस में वो आगे बढ़ चुका होता है सर। तो वो मेरा ऐसा मानना है कि पहले का तो जो पास्ट रहता है वो तो कहीं ना कहीं छूट जाता है। यूँ साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में कभी एक बार बात हो गई तो हो गई, ना तो ना सर, ये है। जी। दोस्ती की बात करी, जी। दोस्ती से आगे बढ़ते हैं। दोस्ती कभी कभी छूट जाती है, लेकिन एक रिश्ता है जो 7 जन्मों का होता है। जी जी सर। अभी मैंने आपके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, आपकी शादी को 2 साल हुए हैं। जी तो ये जो टाइम होता है, खास करके जब हम इंडियन सोसाइटी में जाते हैं, इंडियन कल्चर में, तो वही टाइम ऐसा होता है जब एक लड़का हो या लड़की हो अपने कैरियर की या तो शुरुआत कर रहे होते हैं, या कैरियर में ग्रोथ करने को बढ़ रहे होते हैं। और वही दौर कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब आपको लाइफ में एक स्टेप आगे लेके बढ़ना होता है, शादी करनी होती है, फैमिली बनानी होती है। तो कैसे सर आप खुद जो है उस एज में कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ये चीज़ें जो हैं आपके जो है बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को आप? एक्चुअली क्या था सर कि जैसे मैं जब स्कूलिंग में ही था, तो आपको पता है कि गांव में क्या होता है ना, गांव में शादी बहुत जल्दी की जाती है कि पता नहीं आगे चल के इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 1-2 बदनामी का दाग लग जाए जिसके चलते मतलब इसकी शादी रुक जाए, इसको देखने वाले ना आए। आज के समय में रिश्ते आ रहे हैं, आज भी ऐसा होता है गाँव में तो मोस्टली, है ना, क्योंकि बच्चा कनेक्टेड रहता ही है, शादी का प्रेशर बहुत जल्दी आ जाता है इस पर। तो मेरी जो शादी हो रही थी समथिंग मैं 20 to 21 ईयर का ही था सर, 20 से 21 साल का, दैट टाइम ही मेरी शादी हो रही थी। तो मेरे ताऊजी का दबाव था, मेरे पिताजी को बोलते थे कि भाई इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, क्योंकि ताऊजी के बेटे छोटे छोटे एज में उनकी शादी हो गई थी, और एक ताऊजी का बेटा मेरे से छोटा है, तो उनको उसकी भी शादी करनी थी। गांव में ऐसा होता है कि पहले बड़े की शादी होगी देन छोटे की होगी। तो जब उसकी शादी वाले देखने वाले आ रहे थे, दैट टाइम पिताजी से वो बोलते थे ताऊजी मेरे कि भाई इसकी शादी कर दो। तो उस समय मैं पढ़ाई में था, मैं पढ़ रहा था, और मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले मैं पढ़ाई करूंगा, पहले अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, खड़ा होकर के जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब अपनी लाइफ में स्थिरता पा चुका हूँ, मेरे जीवन में स्थिरता आ गई है, देन मैं शादी करूंगा। तो ये था सर। जी। बदलाव आता है या अंडरस्टैंडिंग से सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती, कुछ चेंज नहीं आता है? तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। ये तो शादी के बाद सर जीवन में बहुत बदलाव आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव से ही बता रहा हूँ वैसे। शादी के बाद जीवन में बहुत बदलाव आता है सर। शादी से पहले का जीवन एक अलग होता है कि आपको कहीं भी जाना है, घूमना है, फिरना है, कुछ भी है सर, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला होगा, ना आपको किसी के लिए सोचना है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो सर कुछ भी करने से पहले आपको 10 बार सोचना होता है।
शादी के बाद ये है कि आप जो कुछ भी करोगे फिर वो फैमिली के लिए करने लग रहे होंगे। शादी से पहले ये होता है कि हाँ यार आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ऐसा रहता है। तो शादी के बाद बदलाव तो आता है सर। बट कहीं ना कहीं एक वो चीज़ भी आ जाती है कि जब एक लाइफ में हर किसी के दौर आता है जहाँ पर आप अकेले होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फैमिली को नहीं बता सकते। आप सोचेंगे अगर मैं बताऊंगा अपनी माँ को तो वो परेशान होगी, जी। तो ज़रूरत होती है कि भाई एक पार्टनर हो जिसको हम ये चीज़ें शेयर कर पाएं, जिसको अपनी प्रॉब्लम बता पाएं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ भी आती होगी, पॉजिटिव बदलाव भी आता होगा। नहीं, पॉजिटिव बदलाव भी आता है। जैसे मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप किसी भी संघर्ष के दौर में चल रहे हैं और वो संघर्ष का दौर आपका जारी है और आप पे एक तरीके से कहीं ना कहीं परेशान होने लग रहे हैं, तो उस परेशानी को एक दूसरे ऐसे किसी हमसफर के साथ साझा किया जाए कि जो हमारा बाद में मजाक ना उड़ाए। वो दोस्त भी हो सकता है, मैटर नहीं करता कि वो आपकी वाइफ ही हो, पत्नी हो। वो आपकी अगर माँ के साथ ऐसी ट्यूनिंग बैठती है तो आप माँ के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपके पिताजी के साथ ट्यूनिंग बैठती है पिताजी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई दोस्त भी ऐसा होता है कि जो उस दर्द को अपना दर्द समझता है और उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं सर उसको। तो सर शादी की बात हो गई है, शादी से चलते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के बारे में आपने पहले भी बोला है, दोस्ती की वजह हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर आपने बोला है, तो सोशल मीडिया पर ही चलते हैं। तो हम अपने अगले सेक्शन यानी पोस्ट का पड़ताल पर चलते हैं, जहां पर हम सर की सोशल मीडिया से कुछ पोस्ट लेंगे और उनके बारे में पीछे क्या कहानी है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका सोशल मीडिया जो है मैंने बहुत सर्च किया है तो मुझे एक दो चीजें मिली है। सर पहली चीज तो ये है कि आप अलग अलग जो पॉलिटिशियंस की फोटो है या उनकी ट्रिब्यूट है वो डालते रहते हैं जी। और मैंने एक दो जगह और भी सुना है कि जो टीचर्स थोड़े लाइमलाइट में आए हैं, जो टीचर्स, तो उनसे पूछ रहा था, आपसे ही सेम सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये फोटो आपने डाला था जी। यहाँ पर आपने किसी भाई साहब को बधाई दे रहे थे। जी। टीचर को पॉलिटिक्स में होना चाहिए या आपका कभी मन है कि मौका मिला तो राज्यसभा का टिकट? सर तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। मेरा बिल्कुल मन है सर। अभी क्या है कि मैं जैसे अभी टीचिंग जो पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा शैक्षणिक कार्य है जी। अभी क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम उन बातों को क्लास में नहीं कर पाते हैं, या मान लीजिए लाइव क्लास चल रही है नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी समुदाय का बच्चा हमारे पास पढ़ता है और सभी दलों से ताल्लुक रखने वाला बच्चा पढ़ता है। तो अगर हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म को या किसी भी समुदाय को या किसी भी ताल्लुक को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो अदर जाति का, अदर धर्म का, अदर समुदाय का, अदर ताल्लुक का जो बच्चा होगा उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार ये टीचर भी उसी कम्युनिटी का है, ये टीचर भी उसी धर्म का, उसी जाति का, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एज ए टीचर मैं ये सारी बातें नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वहां अपने आप को वीके सिंह सर ना पाके, अपने आप को एज ए टीचर ना पाके, मैं वहां अपनी बात लिखता हूं, अपनी बात को शेयर करता हूं। और हाँ सर, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको कभी टिकट मिलेगी तो आप चुनाव का, हाँ जी मेरे को बिल्कुल सर चुनाव मतलब लड़ना है, मैंने सोच रखा है पॉलिटिक्स में मुझे जाना है, मुझे राजनीति करनी है सर। और आपका एक और क्वेश्चन था कि क्या टीचर को राजनीति में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। मैं तो कहता हूं कि हमारे भारत देश के हर एक पढ़े लिखे युवा को राजनीति में होना चाहिए सर, और उसको राजनीति से संबंध रखना चाहिए क्योंकि वो उसका अधिकार है सर। और अधिकारों की लड़ाई लड़ना कहीं भी गलत नहीं है सर। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उस चीज को समझ सकता है कि आज देश का क्या मतलब चलने लग रहा है, देश के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना डाउन जाने लग रहा है, यहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। अभी सर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिल ही नहीं पा रही हैं, वहाँ पे सुधार की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है सर। तो मेरा राजनीति में जुड़ने का सर बिल्कुल उद्देश्य है, लेकिन जब मैं टीचिंग कार्य को छोड़ चुका हूँ तब। वही मेरा भी था कि लेकिन टीचिंग में जब हम देखते हैं, आप लोग लगे टीचर को या हर पढ़े लिखे युवा को होना चाहिए, हम यहाँ पर टीचर की बात करते हैं तो यूपी से, मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ जी। तो यूपी में जो टीचर पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते हैं वो एमएलसी के इलेक्शन में जाते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जहां पे जनता चुन के उनको भेजा है। ऐसे पीछे क्या इसके पीछे क्या रीजन है? क्या उनको लगता है कि वो उनके पास वो वोट बैंक नहीं है या असुरक्षा का भाव है, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनते हैं एमएलसी, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा फेमस हैं तो आपको राज्यसभा का टिकट मिल जाए? जी, इसके पीछे ये है सर कि एक तो दो पहलू हैं इसके पीछे। एक तो व्यक्ति के पास या तो सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है। दूसरा, आजकल किसी भी पार्टी का, अगर किसी भी दल से अगर आप चुनाव लड़ना चाहोगे तो आपके पास करोड़ों की संख्या में पैसा होना चाहिए जिससे आप टिकट को परचेज कर सको, क्योंकि आजकल चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट को बेचा जाता है सर, है ना। तो ये दो बातें हो गई हैं सर। तो तीसरा क्या होता है, एमएलसी का चुनाव, उसके लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और ना बहुत ज्यादा वोटर्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ लोग एमएलसी के चुनाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं और एमएलसी के चुनाव से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। जी। ये एक दो फोटो हमने और निकाली है सर आपके सोशल मीडिया पर। जी सर, जी सर। वो मैं आपको पहले दिखाता हूं फिर उन पर सवाल करूंगा। आपको भी फोटो जो है वो देखने को मिल जाएगी जी। यहाँ पर सर आपके हाथ में हिसाब किताब हमसे ना पूछी है जिंदगी, तूने सितम न गिने तो हमने जख्म भी नहीं गिने। आप सर गिटार लेके यहाँ पर, और ये फोटो हमें
अर्ली 90s की याद दिला रहा है, जब पेरेंट्स हमें लेके जाते थे फोटो स्टूडियो, वहां पर फोटो क्लिक होती थी जी। क्या स्टोरी इसकी भी सर? ये गिटार विटार आता है? सर गिटार मुझे बजाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने थोड़े टाइम सीखा भी था गिटार बजाना, लेकिन एक फेज ऐसा आया था, शायद मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस फेज के चलते मैंने क्या किया कि अपने जो भी शौक थे मैंने वो खुद के लिए ना करके सर फिर परिवार के लिए सोचना शुरू कर दिया। वही टाइम था कि मेरे पास मैच्योरिटी आई, मतलब मैच्योरिटी को मैंने समझा कि भाई अब मेरे को ना जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और परिवार में ऐसी चीज़ें होने लग रही हैं और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि ऐसी औलाद तो पैदा होते मर जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये है सर। तो मुझे शौक था, तो मैं अपने सारे शौक दैट टाइम छोड़ चुका था जब से मैंने अपना मतलब कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आई है, जब से मैंने होश को संभाला अपने आप को। अभी भी वो शौक छूटे हुए ही है? सर ऑलमोस्ट छूटे हुए हैं, कभी कभी मन करता है करने का बट छूटे हुए ऑलमोस्ट ही है। ठीक है, एक पोस्ट और है, बस एक और, जहां पर आई थिंक आप मैम के साथ हैं, करवा चौथ का दिन है। जी सर। जी तो सर। फिल्मों में दिखाया जाता है, हमने बागवान में भी देखा है। जी। व्रत रखते हो आप भी? नहीं सर, मैं व्रत नहीं करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी जी वही व्रत करती हैं सर। ये है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता सर कुल मिला के ये है। बोला नहीं जाता कि आप भी व्रत रखो? कहा तो जाता है सर, परसर तो बहुत किया जाता है परसर तो बहुत किया जाता है। रील्स वगैरह देखते हो आप? ट्रेंड फॉलो करते हो? सर रील्स देखता हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैं वो रील्स देखता हूँ जिनसे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले, जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, जिनसे प्रभावित होता हूँ, तो ऐसी रील्स को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ कि जो मुझे कुछ सिखा के जाए, जो कोई लेसन सिखाए, कोई पार्ट सिखाए मुझे, जहाँ से मैं अपने जीवन में एक अलग मतलब कोई नई चीज़ें सीख सकूँ, एक जीवन में एक अलग नया पड़ाव ला सकूँ, तो वो चीज़ें सर मैं देखता हूँ बस। बाकी नॉर्मल जो ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं उन ट्रेंड्स वगैरह सर मैं बिल्कुल नहीं देखता। आजकल जितना भी ये यूट्यूब पर चलने लग रहे हैं कि उसके ब्लॉग्स और ये सब, तो ये मैं नहीं देखता हूँ सर बिल्कुल भी। ओके, तो एक चीज़ और है कि अब हम आपसे ना ताबड़तोड़ सवाल पूछने वाले हैं। जी जी सर। जी आप सर। भी समझ गए होंगे, हम जाने वाले हैं हमारे अगले सेक्शन पे, यानी रैपिड फायर राउंड पे, जहां पर हम एक के बाद एक सर से सवाल पूछेंगे और सर को बिना समय लिए उसका जवाब देना है। तो आइए चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड पे। तो आपका फेवरेट वेस्टर्न सिंगर कौन है? सर मेरा फेवरेट सिंगर है वेस्टर्न जस्टिन बीबर। टी और कॉफी? सर टी। लता मंगेशकर जी या किशोर कुमार? किशोर कुमार। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी जब भी मैट। शाहरुख, सलमान या आमिर? आमिर। आपकी ड्रीम कार? ड्रीम कार सर मर्सिडीज फेवरेट 400D। ओके, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हॉलीडे डेस्टिनेशन सर गोवा। आपके अलावा आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरे अलावा मेरा फेवरेट टीचर कौन है? मेरे स्टूडेंट सर, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। ओके, दिल्ली या फिर आगरा? सर दिल्ली राजधानी है, कौन नहीं रहना चाहता, दिल वालों की दिल्ली है फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? आतिफ असलम। आप कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? कौन सी ऐप? एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ सबसे जी। ज़्यादा? मैं सर फेसबुक सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ। कोहली या धोनी? कोहली। ओके सर, दैट्स इट, रैपिड फायर खत्म हुआ। जी। रैपिड फायर से भी एक दो सवाल मेरे निकले हैं सर। अभी आप जब बैठे थे, आपसे बात कर रहा था, तो आपके मोबाइल मैंने रिंगटोन सुना, जी। जस्टिन बीबर का बॉयफ्रेंड। जी क्या स्टोरी है सर? कितना सुनते हैं? कहाँ से निकल के आया सर? कुछ बताइए। सर ये मैं सुनता हूँ 10th क्लास से, मुझे ये शौक लगा था सुनने का, और मैंने देखा तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब उसको मैंने देखा, उसके मतलब गानों को सुनना शुरू किया। उसके म्यूजिक में एक अलग सी लय है, एक अलग सा रिदम है उसका, जो वो जब गाने लग रहा होता है सर, तो उसका जो गाना आता है वो सोल को टच करता है सर। और मैं जब पढ़ता भी था ना, तो जैसे मैं बोर हो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ भी है, तो मैं हेडफोन लगा के कान में सर, और मैं बस यही गाने सुनता था सर। 10th क्लास में सर, जैसे आपने बोला कि आप जहाँ से आए, हम लोग जिस क्षेत्र से आए वहाँ पे इंग्लिश गानों का इतना स्कोप नहीं होता था जी। हमारे लिए। तो मतलब वही है जो आ रहे हैं, उस टाइम पे सोनू निगम को सुनते थे, फिर बड़े हुए तो अरिजीत सिंह आ गई जी। तो जस्टिन बीबर को आपने कहाँ से खोज लिया सर? मैंने सर ऐसे खोज लिया, एक मेरे सीनियर थे, तो वो ये गाने सुनते थे। मुझे गाना जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे इसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने उसका जो आज भी मुझे सबसे ज़्यादा ये बॉयफ्रेंड वाला जो गाना पसंद है, मैंने इसका वीडियो देखा पूरा, और एक बार नहीं, उस रात कम से कम मैंने उस वीडियो को 15 से 20 बार देखा होगा सर। 15 से 20 बार उस वीडियो को मैंने, और वो वीडियो ऐसी दिल में उतरी कि जब से लेके आज तक जस्टिन बीबर की जगह कोई नहीं ले पाया सर। ठीक है, एक चीज़ और है सर जो मुझे जाननी है। मेरे मन में सवाल आया, मैंने आपके हाथ में 2 टैटू देखे। जी सर। और सवाल जो ऐसा है कि 2007 में एक टीवी चैनल था स्टार वन, उस पर एक शो आता था दिल मिल गए, मुझे अभी भी याद है। मेरा वो पहला शो था जो मैंने पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा। जी। तो बेसिकली उसमें डॉक्टर्स की लाइफ दिखाई गई थी। उसमें एक करेक्टर था डॉक्टर, जो मेन करेक्टर था, तो उसके हाथ में भी टैटू थे। जी। अब जब उस शो को मैं देखता था, मेरे पापा बोलते थे ये क्या देखते हो, ऐसे कौन से डॉक्टर होते हैं जो पूरे हाथ में टैटू बनाए घूम रहे हैं? जी। आपके टैटू के पीछे क्या रीज़न है?
मेरे टैटू के पीछे क्या रीज़न है सर? एक्चुअली क्या है कि मैं हॉलीवुड मूवी देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सर। तो हॉलीवुड मूवी मैंने बहुत सारी देखी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक जो वॉरियर होता है ना सर, एक जो योद्धा होता है, उसमें वो योद्धा जो होता है वॉरियर, वो ऐसा होता है व्यक्ति कि वो कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को मतलब ढाल लेता है उसके अनुसार। तो ये जो टैटू बना हुआ है सर, ये वही मतलब जो पुरानी जो भाषा होती थी, जो पुराने टाइम पे राजा महाराजा जो होते थे, ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है। ये टैटू तो हम लोगों के बोलने के लिए है, ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है। और इसका साइन होता है सर, इसका जो मर्द मतलब निकल के आता है इसका मीन, ये वॉरियर सर, ये वॉरियर का है सर। और ये दूसरा वाला? दूसरा सर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स में रहता हूँ सर दिन रात, तो ये मैथ्स का एक ट्रायंगल है ये सर। ओके जी आगे बढ़ते हैं जी सर। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ स्टोरीज सबको पता होती हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनको हम अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, जी। बाहर नहीं निकालना। तो वही हम जानना चाहेंगे और हम हमारे जो अगला सेक्शन है उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कहानी सुनो। यहाँ पर हम सर की कुछ ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो शायद आप लोगों ने आज तक ना सुनी हो, या फिर जो सर के दोस्त भी हों या क्लोज वंस जो होंगे उन्होंने भी शायद ना सुनी हो। तो सर हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं कि दोबारा ये ना हो, या ये क्यों हुआ, और कुछ ऐसे भी होते हैं हम चाहते हैं कि बार बार हो ये हमारे साथ, जो हमें सिखा के जाते हैं, हमें खुश करके जाते हैं। तो आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट, एक जो आपने पहले डिस्कस किया था उस पर भी हम आएंगे, बट उसके अलावा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का जो आप बताना चाहें। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट सर ये था कि पापा मेरे किसान ही थे सर। मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे मैं थे इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ। अभी माई फादर इज़ नो मोर, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। इन 2016 एक्सपायर कर गए थे वो। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे पापा जो गांव में चलता है, शायद जानते होंगे लोग उसको, डिपो चलाते हैं। डिपो इन द सेंस कि जो राशन की टाइप की दुकान जो होती है, मेरे पिताजी उसके डीलर थे। तो पिताजी को जो काम होता था वो उनको तहसील में काम होता था। तहसील में नायब तहसीलदार, एसडीएम, और एक ये फूड इसमें जो आता है डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है, वो होता है पीसीएस लेवल का ही होता है। वो होता है डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो डीएसओ के केबिन में जाना था किसी कारणवश। तो पिताजी की तबीयत उस समय खराब थी बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी को एक्चुअली लंग्स में कैंसर था। तो पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसे ऐसे वहाँ पे जाना है। मैं ठीक है चलते हैं। तो कड़कती धूप पड़ रही थी सर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज आप पूछ रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ इस दर्द को। मैंने आज तक कभी किसी को कहा नहीं है ये दर्द, ना कभी किसी को मैंने बताया है। तो मेरे पिताजी जैसे ही डीएसओ ऑफिस के यहाँ पर एंट्री की उन्होंने, कि उनके केबिन में गए, तो दैट टाइम डीएसओ अपने पीछे वाले सेक्शन में बिजी होंगे, लंच में या किसी भी चीज़ में। मेरे पिताजी मतलब परेशान हो गए थे धूप में, गर्मी से, और उनकी सांस फूलने लग गई थी। और कैंसर था उनको। मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं जानता था इस बात को, क्योंकि मैंने मेरी माँ को भी नहीं बताया था। मैंने कि माँ मेरी घबराएगी, परेशान होगी, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। तो मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था, मैं रोता रहता था अंदर ही अंदर, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पिताजी को भी नहीं बताया। पिताजी मेरे एक्सपायर करके, उनको आज तक ये चीज़ पता नहीं थी कि उनको कैंसर है सर, आज तक। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला था कि बेटा अगर आप इनको भी बता दोगे तो ये जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जीने वाले हैं ना, वो ये 10 दिन में एक्सपायर कर जाएंगे। तो मैंने किसी को नहीं बताया वो दर्द। मैं हॉस्पिटल में पिताजी के साथ एडमिट रहता था, पिताजी को वहाँ देखता था। तो जब मेरा रोने का मतलब मेरे को लगता था, तो मैं ऊपर छत पे जाके हॉस्पिटल की रोता था सर, रात रात भर। ये था। तो बात आती है कि पिताजी को मैंने चेयर दे दी डीएसओ ऑफिस के अंदर। तो वो डीएसओ के सामने वाली जो चेयर होती है, जो काउंटर में पड़ा रहता है, उधर तो डीएसओ साहब की चेयर पड़ी हुई थी। सामने मेरे पिताजी जाकर बैठ जाते हैं उस चेयर पर। तो जैसे ही डीएसओ आता है, तो डीएसओ ने कोई रिगार्ड नहीं किया, ना मेरे पिताजी को कुछ बोला। उन्होंने मेरे पिताजी की बहुत बुरे लेवल की, गंदे लेवल की बेइज्जती की और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, विदाउट माई परमिशन यू एंटर्ड इन माई ऑफिस। कैसे आप मेरे ऑफिस में एंटर कर गए, और कैसे मेरे ऑफिस में आके चेयर पर बैठ गए, कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो सर गुस्सा बहुत आया मुझे। मैं मतलब अंदर मतलब ऐसा मेरे लगा कि यार मेरे सामने और मेरे पिताजी की बेइज्जती कर रहा है। माना कि वो अधिकारी है, कुर्सी की गर्मा है उसके पास में। तो मैंने सोचा कुछ यार, मैंने कि अभी तो मैं इनको कोई जवाब नहीं दे सकता डीएसओ साहब को। मैंने उनका नेम प्लेट पे नाम वगैरह पढ़ा था। फिर मैंने सोचा मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे बाप का जो सर है वो फक्र से ऊंचा रहे, और एक दिन इसी डीएसओ से आके मुझे मिलना ज़रूर है। ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक और भयानक इंसिडेंट था सर, कि मैंने मेरे बाप की बेइज्जती अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी। लेकिन मैं मजबूर था कि वो एक सरकारी अधिकारी थे, ऑफिसर थे, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। अदरवाइज शायद उनकी जगह कोई और आम व्यक्ति होता तो शायद हो सकता है कि मैं उसका जवाब दे सकता था। हो सकता है मैं झगड़ा करता, उनके हाथ पैर भले ही वो मेरे तोड़ते या मैं उनके तोड़ता, लेकिन हाँ ये तय था कि झगड़ा अच्छा हो सकता था सर।
लेकिन जब उन्होंने पिताजी की बेइज्जती करी, पिताजी को चेयर से उठा दिया, उठाने के बाद पिताजी घबरा गए बुरी तरीके से, वो चिल्लाया, ऑफिसर जो अधिकारी डीएसओ साहब थे बहुत ज़्यादा चिल्लाए पिताजी के ऊपर। और दैट टाइम मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया सर, और उस समय मैं तैयारी के दौर में था, तो मैंने उनको थोड़ा सा सर मैंने बोला कि सर आपके पास ठीक है पिताजी मेरे बुजुर्ग हैं, आपके पास कुर्सी है, पद है, लेकिन ये बुजुर्ग हैं, आपके भी तो पिताजी होंगे, आपके भी तो चाचा जी होंगे, क्या आपके यही संस्कार हैं, आप ऐसे ही बात करते हो? तो उन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनाया कि तुम कौन होते हो मुझे संस्कार सिखाने वाले, तुम होते कौन हो, 2 मिनट में जेल भेज दूंगा, मेरे ऑफिस में ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना होता है सर। फिर मैंने बताया कि सर मैं भी खुद तैयारी करने लग रहा हूँ और हो सकता है सर कि आपसे एक दिन मुलाकात मेरी ज़रूर होगी। तो मैंने 2-4 सेंटेंस वहाँ इंग्लिश के थोड़े से मैंने यूज़ किए, मैंने बोला उनको, तो उनको समझ में आ गया था कि हाँ थोड़ा सा ही लड़का पढ़ा लिखा तो है और जानता है कुछ चीज़ों के बारे में। मैंने उनको बताया कि ये व्यक्ति का एक अधिकार होता है कि वो किसी के ऑफिस में आ सकता है, हाँ आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन सर दैट टाइम इट्स नॉट आवर्स फॉल्ट, ये हमारा फॉल्ट नहीं था कि हम आपके ऑफिस में बिना परमिशन के, नो वन देयर, सर आपके ऑफिस में कोई था नहीं। तो ये चीज़ समझ में आई, तो फिर दैट्स उन्होंने बाद में कहा कि ठीक है बैठो। और उसके बाद भी मेरे पिताजी से क्या हुआ था, तबीयत ख़राब थी, बीमार थे, और मैं अपने तैयारी के दौर में उस दरमियान दिल्ली था, तो मैं दिल्ली से अपने घर गया हुआ था। तब पिताजी मेरा कोई काम मतलब कागज़ जो कंप्लीट करने थे वो नहीं कर पाए थे, तो उसने बाद में बहुत सुनाया था सर। मेरे पिताजी इवन मुझे देख करके आंखों में आंसू आ गए थे उनके, और वो जो गमछा होता है सर सॉफी, उससे अपने आंसू पोंछने लग गए थे सर। उस दिन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है सर, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मतलब दिखा सकूं कि हाँ मैं इनका बेटा हूं, जिनको कभी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया था, और मतलब मैं दिखाना चाहता हूं इनको, मेरा ये मोटो था सर। तभी से मैंने सरकारी को अपना चुना कि मुझे सरकारी में अपना मतलब सरकार में अपना फ्यूचर बनाना है मेरे को, और एक अच्छा प्रतिष्ठित पद पाना है मुझे, जिससे समाज में मेरे पिताजी को सम्मान मिल सके सर। जी, ये था। फिर सरकारी में आप जाते हैं इनकम टैक्स जी इंस्पेक्टर पे, छोड़ने के पीछे क्या वजह थी, आप फिर उससे भी क्विट करते हैं? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बहुत सारे बच्चे भी ये मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर आपका नौकरी छोड़ने का रीज़न क्या था। एक्चुअली आई हैव क्लियर सेवरल गवर्नमेंट एग्जाम्स, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं सर। अगर मैं बात करूँ तो इन 2008 आई हैव क्लियर एयरफोर्स, बट आई फेल्ड इन मेडिकल ओके। in 2008, and in 2011 I cleared first time IBPS held as a clerk exam। IBPS ने सबसे पहले एजेंसी ने जो एग्जाम क्लियर मतलब शुरू किया था बैंकिंग का, वो अभी तो IBPS PO कराता है, लेकिन सबसे पहला एग्जाम IBPS का क्लर्क का था सर। ठीक। मैंने क्लर्क क्लियर किया। दैट टाइम मैं बीटेक कर रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने कि यार क्लर्क की क्या तनख्वाह होती है, 18-20 हज़ार रुपये, उस समय 16,800 तनख्वाह थी सर। मैंने कि क्या तनख्वाह होती है, उससे ज़्यादा तो मैंने बीटेक में यहाँ अपने माँ बाप के पैसों को फूंक दिया है, तो मैंने क्लर्क की जॉब मैंने खुद छोड़ दी थी। अगेन SSC GD सबसे पहला जो एग्ज़ाम था गवर्नमेंट का, SSC GD, मैंने ये एग्ज़ाम फिल किया, मैंने ऐसे ही मेरे मामा के बेटे ने भर दिया था, तो मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने उसका फिजिकल भी पास किया। अगेन आई फेल्ड इन मेडिकल, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, पापा को भी पता चल गया कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इसका फिजिकल भी हो गया, फिजिकल भी मैंने कंप्लीट कर लिया। मेडिकल सेशन में जैसे ही मैं आया तो मैं मेडिकल से बाहर हो गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार कुछ अब बड़ा करेंगे, तो मैंने बीटेक कंप्लीट किया। तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद इन्फोसिस कंपनी है, मेरा डायरेक्ट कॉलेज से मैंने उसके लिए फॉर्म भर रखा था, तो मेरा इन्फोसिस में सर सिलेक्शन हुआ था दैट टाइम। मैंने CSE से मैंने बीटेक किया हुआ है, तो इन्फोसिस, हाँ CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उस समय क्या था, इन्फोसिस में मेरा हुआ था दैट टाइम, अगर मैं बात करूँ 2013-14 के सेशन में, उस समय मेरा 25 लाख रुपये पर एनम का पैकेज था। हाँ, साथ में ही मेरी मौसी का बेटा था, तो उसने भी किया था, अभी वो इंडिया से बाहर है, अब्रॉड में है, और उसका भी प्लेसमेंट इतने ही पे लगभग हुआ था, अभी तो उसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है सर। तो लेकिन जब इंसिडेंट ये हुआ, मेरा पहले प्राइवेट सेक्टर में था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इसी में अपना कैरियर बनाऊंगा और इसी में मेरा सपना था आगे चल के, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था वो पिताजी का बेइज्जती वाला जो DSO साहब ने किया था, उस दिन आई डिसाइडेड कि नहीं, प्राइवेट नहीं करनी, सरकारी करनी है, क्योंकि सरकारी पद की गरिमा है। प्राइवेट हम रहकर कितना ही पैसा कमा लें, बट नो वन इज़ योर्स, कोई आपका नहीं है, ना आपको कोई वैल्यू देगा। बस आप खुश रह सकते हो, परिवार को खुश रख सकते हो, चाहे आप भले ही बाहर जाकर कितना ही पैसा कमा रहे हो, मैटर नहीं करता। तब मैं सरकारी की तरफ बढ़ा सर। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू की, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ दिल्ली आया, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर सर घूमता रहा, इधर उधर कोचिंगों में डेमो क्लास करता रहा सर। मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ बड़ा अधिकारी बनना है, बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी, कि क्या SSC होता है, क्या UPSC होता है, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे कतई जानकारी नहीं थी सर इन चीज़ों की। बट मुझे ये था कि मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, कोई मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, मतलब ये था कि ऐसी नौकरी चाहिए जिससे कि मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं
मतलब अगर मेरे पिताजी का कोई नाम ले तो ये बोले कि यार इनका बेटा है ये, यार ये इनका बेटा है, मतलब मुझे इंडिकेट किया जाए। तो आई डिसाइडेड कि मैं तैयारी करूंगा सर यूपीएससी की। मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचा, तो मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए गया, मैंने डेमो क्लास वगैरह की और मैंने वहाँ पे जाके पता किया कि सर क्या फीस वीस है आपकी और कैसे कैसे है, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी यूपीएससी सेगमेंट की, कुछ भी नहीं। तो मैं गया सर वहाँ पे कोचिंग में, तो कोचिंग वालों ने दैट टाइम मुझे फीस बताई थी, एक कोचिंग थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा सर, यहाँ पे कोचिंग थी, उन्होंने मुझे फीस बताई थी प्रीलिम्स प्लस मेंस की 1,60,000 रुपये दैट टाइम इन 2000। और वो कोचिंग बहुत चलती थी, मतलब ज़बरदस्त कोचिंग चलती थी मुखर्जी नगर के अंदर वो कोचिंग। तो 1,60,000 रुपये फीस मेरे को बताई थी, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की, ऑप्शनल की फीस अलग से थी, कुछ ऐसा था। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने पापा ऐसे ऐसे मेरे को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी और ये फीस सबमिट करनी है। उन्होंने कहा था आप इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,00,000 रुपये की जाएगी। पिताजी मेरे किसान ही थे सर, बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह थी नहीं, और पिताजी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन वो मुझसे छुपाते थे चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मुझे बताते नहीं थे। तो उनका यही कहना था कि बेटा यार अभी 1,00,000 रुपये तो एक साथ अरेंज नहीं हो सकते, आप ऐसा करो कि किसी ऐसे कोर्स की तैयारी करो, ऐसी नौकरी की तैयारी करो जिसकी फीस अभी थोड़ी कम हो, क्योंकि 1,00,000 रुपये एक साथ अरेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ सोचते हैं। मेरा जहाँ मैंने रूम लिया था सर, उसके बराबर में मेरा एक दोस्त, मतलब दोस्त क्या, वहीं पे रूममेट ही था, तो वो साथ में मुझे मिला। तो अभी एट प्रेजेंट वो आईएएस है, वो आईएएस बन गए हैं, वो अनुज नाम था उनका, वो मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो वो मेरे जस्ट रूम के बराबर में ही रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा था यार मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा कि देख भाई एक काम कर, यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है अगर हम बात करें, और उनका सीधा स्टेटमेंट था कि यहाँ का लड़का बचता नहीं है, मतलब अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी वाले क्या होता है कि जानकारी सारी रखते हैं, तो वो किसी छोटे पायदान पर नौकरी कर नहीं सकते, बड़ी उनको मिलती नहीं है, तो वो कहीं के नहीं रहते। तो उसने अपने देसी भाषा में बोला था, मेरठ से था वो, बोला भाई देख तेरे को एक बात बताऊं मैं, अगर तू यहाँ से लड़का ना तो रुकेगा कहीं नहीं, मतलब यहाँ से लड़का तो बचेगा नहीं, कहने का मतलब ये था। फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप एसएससी की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो। बोले एसएससी, अधिकांश बच्चे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उससे पहले एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। मैंने कहा यार ये एसएससी क्या होता है, तो उसने थोड़ा थोड़ा मुझे बताया मोटा मोटा सा। तो मैंने फ़ोन पे इंटरनेट पे सर एसएससी के बारे में सर्च करना शुरू किया, और मुझे पता लगा कि इसमें ऐसे ऐसे पोस्ट होती हैं कि इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, पहले एक्साइज कस्टम अलग हुआ करता था, ये था सर। और इसमें आप सीबीआई में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो, एग्जामिनर बन सकते हो, सीएसएस में लग सकते हो। तो मैंने इस पोस्टों को पढ़ा और इन पोस्टों के मैंने प्रमोशंस वगैरह देखे। तो अगर कोई बच्चा एज ए इंस्पेक्टर सेलेक्ट होता है तो उसका जो लास्ट प्रमोशन होगा वो कमिश्नर तक होगा सर, एज ए कमिश्नर तक जाता है। दैट मीन्स कमिश्नर आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के तहत अगर कोई कमिश्नर बनता है तो यहाँ से भी आपका जो प्रमोशन होगा, जो 4600, 4800, 4200 ग्रेड पे वाली जो जॉब है हमारी, अगर इस पे सेलेक्ट हम होते हैं तो कमिश्नर तक जाता है सर। मैंने कहा यार नौकरी तो ये भी बढ़िया है, इसमें भी रुतबा है, अगर मैं कोई ऐसी पोस्ट ले लेता हूँ जिससे कि भौकाल वाली, मतलब गांव में आप समझते हैं जिसको भौकाल बना सकें, भौकाल वाली। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया सर मैंने, और इंटरनेट पे मैंने पढ़ा उस रात। उस भाई ने मेरे को बताया कि एसएससी की कर ले बस तैयारी, उसने मेरे को ये बोला एसएससी की कर ले। अब एसएससी में मेरे को कतई नहीं पता था कि भाई मेरे को सीजीएल की करनी है, कि मेरे को सीपीओ की करनी है, सीएचएसएल निकालना है, या एमटीएस या जीडी की। उसने कहा बस एसएससी। मैंने कहा ठीक है भाई। अगले दिन मॉर्निंग में सर मैं जाता हूँ एक कोचिंग, और मैंने वहाँ जाके इंक्वायरी की, तो उन्होंने मुझे बताया एसएससी की ये इंक्वायरी होती है। एक काउंसलर मैम बैठी हुई थी, मैंने पूछा मैम ये एसएससी क्या होता है, थोड़ा आप बता सकती हैं कि मेरे को, कि सर ये बैच स्टार्ट हो रहा है और आप एसएससी, आपके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बट उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो वो नहीं बता पाई, नहीं एक्सप्लेन कर पाई। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं आ जाता सर, अगले दिन उनका बैच था तो मैं डेमो क्लास करता हूँ। मैंने डेमो क्लास करी, और डेमो क्लास करने के बाद में तो जैसे मैथ्स की क्लास हुई, वहाँ पे इंग्लिश की भी क्लास हुई, अदर सब्जेक्ट रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग मेरे लिए बिल्कुल नया था। जैसे ही मैंने रीजनिंग को देखा तो मैं रीजनिंग पढ़ के हंसने लग गया, और मैंने कहा यार ये क्या टॉपिक है, कि शेर को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को बाघ कहा जाता है, बाघ को जंगल कहते हैं, जंगल को शेर कहते हैं, बताओ शेर कहाँ रहता है। मैंने यार ये तो अजीब सवाल है, पता नहीं क्या है। तो बिल्कुल नया था सर मेरे लिए वो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और ये एकदम अदर, बिल्कुल अलग हो गया। तो मैं गया तो मैंने समझा वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे मेरे कांटेक्ट में एक दो लोग जो मेरे साथ बैठते थे, मैं उनसे पूछता रहता था कि भाई एसएससी में क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या क्या होता है। तो एक दोस्त था मेरा हरियाणा से, उसने मेरे को बताया कि देख तू एसएससी में लग जाएगा ना, इसमें पावर भी है, पैसा भी है, और रुतबा भी है, और गाँव में भोकाल भी बन जाएगा तेरा। उसने मुझे इतना कहा था बस। सर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब तैयारी करनी है, और मुझे इसमें बेहतरीन तरीके से अपना पूरा जोर आजमाना है इसमें, और मुझे इसमें एक अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है सर। तो उसको ही देखते हुए सर मैं एसएससी, मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया। उससे पहले मैंने सीपीओ क्लियर किया था। सीपीओ में एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यार अगर तेरे को दिल्ली सब इंस्पेक्टर मिल जाता है सीपीओ के थ्रू, तो बोला ये बेस्ट है, तो दिल्ली में ही रहेगा हमेशा के लिए। मैंने कहा ठीक है, अगर ये भी मिल जाता है। तो मैंने सीपीओ का क्लियर किया।
सीपीओ का एग्जाम मेरा ऑलमोस्ट क्लियर था, लेकिन जुनून था कि यार नहीं, मतलब अच्छे पायदान पे जाना है, सब इंस्पेक्टर ऐसा ही बन के नहीं रहना। बोले गांव में आज भी ये कह देंगे अरे दरोगा ही तो है, क्या उखाड़ लिया तूने, दरोगा ही तो है। तो मैं ना भाई, कुछ बड़ा ही करना है। तो अगेन मैंने नेक्स्ट ईयर सीजीएल दिया सर, और सीजीएल देने के बाद आई हैव क्लियर्ड एग्जाम प्री मेंस, और देन उस समय इंटरव्यू हुआ करते थे, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था सर उस समय। और मैंने एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर मैंने सिलेक्शन पाया, और ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक पाई, जहां मैंने मैथमेटिक्स के अंदर जो स्कोर किया था प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 था, और मेंस एग्जाम में 200 आउट ऑफ 200 था। मेरे साथ साथ मेरे जो कॉन्टैक्ट के 12 मेरे कलीग्स थे, उन 12 के 12 का स्कोर 200 में से 200 था सर मैथमेटिक्स का। ये था हमारे मतलब जो पढ़ने वाले लोग थे सर्कल में, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते थे, ताबड़तोड़ तरीके से सर। तो मैंने अपने यहाँ से सिलेक्शन को सुनिश्चित किया सर, और देन स्टार्ट। ओके, फिर वही सवाल की छोड़ने की नौबत कैसे आई? छोड़ने की नौबत कैसे आई सर? जब मैंने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया था, तो मैं जब मेरा प्रीलिम्स एग्जाम था, प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद सर मैं तकरीबन 8 महीने अपने घर नहीं गया था। 8 महीने में घर नहीं गया। मैंने होली भी दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर ही मनाई अपनी, और मेरे पिताजी ने मुझे बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। वो मुझसे बात करते थे तो काफ़ी कड़क बन करके बात करते थे, और माताजी को बोलते थे कि बतानी नहीं है भाई इसको, वरना ये छोड़कर आ जाएगा पढ़ाई को। तो उस फेज में क्या था सर, जब मेरा प्री एग्जाम्स क्लियर हो गया, मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ से दिल्ली से दूर, मैंने जयपुर में प्रीलिम्स दिया था अपना। तो माताजी ने कहा कि बेटा पेपर हो गया। मैंने कहा हो गया। माताजी को नहीं पता था कि अगला पेपर भी है, उनको नहीं पता थी। तो मैंने मम्मी पेपर हो गया, कैसा हो गया पहले ये बता। मैंने बहुत अच्छा पेपर हो गया, और मैं अब घर नहीं आ रहा हूँ। 8 महीने मुझे ऑलरेडी हो चुके थे। अब मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मैं मेंस एग्जाम के लिए वापस दिल्ली ही जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। पहले मेरा प्लान था कि मैं घर जाऊँगा, एक बार मिल के जाऊँगा 2-3 दिन के लिए। मैं नहीं, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा क्लियर हुआ है, और मेरी जो ड्रीम पोस्ट थी, मैंने कहा मेरे को ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, मैं वापस दिल्ली ही जाकर तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ। दैट टाइम मेरी माँ ने कहा कि तुझे आज तक हमने बताया नहीं है, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब तू सीधा घर आ जा। तो मैं जयपुर से सर सीधा मैं अपने घर गया, और मैंने पिताजी की हालत देखी। तो आफ्टर 8 मंथ्स मैंने अपने पिताजी को, जो पिताजी का मेरा शरीर था, उसको मैंने ऐसे पाया कि बिल्कुल एकदम पतले हो चुके हैं पूरी तरीके से। कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा बैठने की हिम्मत है, ना बहुत ज़्यादा चलने फिरने की हिम्मत है। नेक्स्ट डे सर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उससे कहा भाई कार लेके आ जा तू अपनी, और मैं पिताजी को लेकर जाऊँगा। नज़दीकी शहर लेकर गया सर उनको मैं, और हॉस्पिटल में एडमिट कराया मैंने। डॉक्टर ने कहा कि बेटा बहुत समय हो गया है बीमारी को, और बहुत ज़्यादा डिले कर दी, कुछ टेस्ट वगैरह लेके बोला एडमिट करना पड़ेगा। मैं सर कर दीजिए अब तुरंत एडमिट। तो एडमिट कराया पिताजी को। एडमिट कराने के बाद सर डॉक्टर ने कहा कि एडमिट रखना पड़ेगा कुछ दिन। मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उधर मेरे मेंस के लिए मात्र 2 महीने थे। तो मैं हॉस्पिटल में पापा को दवाई ववाई देने के बाद, जब पापा थोड़ा सा आराम करते थे, तो वहीं साइड में एक टेबल जो होती है, उसी टेबल पर बैठकर मैं वहीं पढ़ता था सर अपना। तो जिस दिन मेरा मेंस था, तब मैंने माँ को कहा कि मुझे आज मेंस देने जाना है, माँ एक दिन पापा के पास आप आ जाओ। तो फिर मैं मेंस देने गया था सर वहाँ से, हॉस्पिटल से सीधा। मेरा मेंस क्लियर हुआ सर, मेरा सिलेक्शन हुआ। पिताजी को खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और मैंने पहली सैलरी से अपने से, मेरी एक बाइक थी सर जो पिताजी ने मुझे दिलवाई थी, पैसन करके, हीरो होंडा पैसन आती थी, हीरो पैसन, पैसन प्रो। तो वो बाइक जो चोरी हो गई थी सर बाजार से, मार्केट में खड़ी कर दी थी, वो बाइक चोरी हो गई थी। तो मेरे पिताजी, उस समय बाइक नहीं थी सर घर में। तो जब मेरी पहली सैलरी, जब मैंने कमाया सर, मैंने जब पहला पैसा कमाया, तो पैसे से मैंने सर फर्स्ट मैंने मेरे पिताजी के लिए बाइक खरीदी थी, हीरो की स्प्लेंडर प्लस करके एक बाइक आती है सर। वो बाइक मैंने कहा इसको हल्की बाइक है, पिताजी मेरे चला सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल है। तो वो बाइक खरीदी सर मैंने, और मैंने नौकरी करना अपना स्टार्ट किया। पिताजी खुश तो थे कि हाँ इसकी नौकरी लग गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नौकरी कर नहीं पाया, क्योंकि मैं पिताजी की देख रेख करने के लिए मैं कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, यही था। इधर माताजी का भी बुरा हाल था, रोती रहती थी घर में। खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। होता क्या है सर, 7 अप्रैल 2016 को मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं सर। और मुझे मेरे ताऊ के बेटे ने फ़ोन किया, बोला कि भाई तू कहाँ पर है। मैंने कहा भाई मैं उस दिन घर पे नहीं था सर, संयोग से मैं मेरी सिस्टर के यहाँ गया हुआ था। तो बोला, उसने मुझे नहीं बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी ख़त्म हो गए हैं। बोला तू जल्दी आ जा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सर सीधा अपने घर गया, और घर जा कर के मैंने देखा तो पिताजी मेरे मतलब अंतिम सांसें गिन रहे थे। जैसे ही उनको पता लगा कि मैं आ गया हूँ, तो मैंने उठाया, मैंने पापा क्या बात है। तो वो लास्ट ही था उनका, बस एक लास्ट सांस थी। उन्होंने मुझे लास्ट में यही बोला कि तू आ गया, बस दैट्स इट। वो एक्सपायर हो गए सर। तो उसके बाद जीवन में एक अलग पड़ाव सा आ गया सर, कि ऐसा मानो सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया हो, और कुछ नहीं बचा जीवन में। ना कहीं आने का मन करता था, ना कहीं जाने का मन करता था।
सब यारी दोस्ती सब छोड़ दी, रिश्तेदार सब, मैंने कहीं सर मन ही नहीं करता था किसी की शादी में या किसी फंक्शन में जाऊँ। मेरी माँ मुझे बोलती थी कि चला जा, उस शादी में चला जा, आज इस रिलेटिव्स के घर पे फंक्शन है वहाँ चला जा, बट मैं नहीं जा पाता था सर, क्योंकि मेरे अंदर साहस नहीं था। मैं सर एक कमरे में बंद पड़ा रहता था, निकलने का मन ही नहीं करता था सर कमरे से। और बस यही था सर कि कमरे में पड़ा हूँ आराम से, माँ ने खाना दे दिया, खा लिया, बस उठा कमरे में स्टार्ट, फिर अपना कमरे में चला गया, बस यही जीवन था सर मेरे पास। उस समय मोबाइल भी मैंने अपना मोबाइल दे दिया एक भाई को, मैंने भाई तो मोबाइल रख ले, मुझे चाहिए नहीं था। वो 8 महीने सर मैंने मेरी लाइफ के विदाउट मोबाइल फ़ोन यूज़, कुछ नहीं सर, वरना कहाँ मैं एक टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया करता था। तो 8 महीने बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। माँ अलग रोती थी, मैं अलग रोता था सर। तो उन चीज़ों को देखते हुए सर फिर माँ ने कहा कि तू अपना नौकरी वोकरी कर ले भाई। तो मेरी एक ही सिस्टर है सर, मेरी सिस्टर ने कहा कि अगर तू नौकरी पे जाता है तो देख मम्मी की जो हालत हो चुकी है वो अभी ऐसी है कि पागल जैसी हो रखी हैं ये। तो गांव में कहते हैं ना सर, थोड़ा सा उन्होंने मानसिक संतुलन अपना खो दिया था। तो बोले भाई एक बार बता, ऐसे पैसे का ही क्या फ़ायदा जब तू माँ का ख्याल नहीं रख पाया, तो क्या करेगा फिर ये, जब तू कहीं है माँ कहीं है। तो सर फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ सर। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि देख तू भूखा तो मरेगा नहीं, पिताजी की इतनी ज़मीन तेरे पास है कि अगर तू ज़मीन को भी उठा देगा गांव में, जैसे बाकी जिसको बोलते हैं पट्टे पे उठा देगा, लीज पे दे देगा किसी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो तू आराम से बैठ के खाना तो खा ही सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। बहन ने मुझे जैसा कहा, बहन मेरी काफ़ी बड़ी है सर मेरे से, मेरे लिए माँ के समान ही है मेरी सिस्टर, उसने मुझे बचपन से पाला है। तो उसने कहा तू जॉब छोड़ दे भाई। मैंने कहा ठीक है बहन, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। देन आई डिसाइडेड कि आई लेफ्ट माई जॉब। तब मैंने सर नौकरी को छोड़ा था, ये था। ओके, फिर उस फेज से बाहर निकलने में कितना समय लगा और फिर आप टीचिंग में फिर से दोबारा वापसी की? टीचिंग में वापसी सर ऐसे हुई मेरी कि जब वो फेज़ था उस समय क्या था, मेरा मन नहीं लगता था। तो मेरा ताऊ जी का बेटा और मेरी एक चाची का बेटा सर वो तैयारी कर रहे थे उस समय एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की। तो वो तैयारी कर रहे थे, तो वो कहीं किसी कोचिंग में पढ़कर आते थे, वहीं गांव के पास एक टाउन में पढ़कर आते थे सर। तो जब वो पढ़कर आते थे तो वो मेरे पास कभी कभी आते थे, पूछते थे भैया ये क्वेश्चन बताना, भैया ये क्वेश्चन बताना। तो मैं उनको वो क्वेश्चन वगैरह एक आध सॉल्व कर दिया करता था। तो जब क्वेश्चन वगैरह मैं सॉल्व कर दिया करता था तो वो बोलते थे कि भैया यार आप जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताते हो, इस चीज़ को इतनी जल्दी कर सकते हैं, ये हमारे टीचर हमें नहीं सिखाते हैं। बोला भैया आप ही हमें पढ़ा दिया करो। मैंने यार मेरा भी पढ़ाने का कोई मन नहीं है। मैंने कहा तुम मेरे पास वैसे ही आ जाया करो, मैं तुम्हें वैसे ही डाउट ले लिया करूँगा। तो ताऊ जी के बेटे को पता था कि बहुत परेशान रहता है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, 1.5 साल छोटा ही है, तो एक याराना सही है ताऊ जी के बेटे से। वो मेरे नाम से बुलाता है, मैं उसके नाम से बुलाता हूँ, हालांकि मुझसे छोटा है वो। हम आपस में गाली गलौज भी कर लेते हैं, खूब सारे काम हो जाते हैं सर। तो शेयर कर लेते हैं ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी बात है किसी भी प्रकार की, हर बात शेयर कर लेते हैं छोटे भाई से सर। ताऊ जी का बेटा काफ़ी क्लोज है। तो एक दिन मेरे को कहता है, इस फेज़ को 8 महीने गुजरने के बाद, तो वो मेरे को कहता है एक दिन कि भैया एक काम करना, कल सुबह थोड़ा सा तैयार हो जाना और बाइक पे मेरे साथ चलना। मैंने कहा भाई कहाँ जाना है? भैया बस सुबह चलना, 1 घंटे का काम है आपसे, और कोई काम नहीं है। मैं ठीक है। तो वो मुझे ले गया। तो एक चाची का बेटा था और एक मेरे ताऊ का बेटा वही, और उसने एक मेरे बुआ के नाती को बुलाया। 3 तो यही हो गए मेरे परिवार की। और उन्होंने अपने 3 दोस्त और बुलाए, तीनों ने। तो 6 बच्चों को उसने क्या करा कि वहीं टाउन में ले जाके एक रूम में एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगाया सर, और 3 बेंच डाली थी, मुझे आज भी याद है। एक मार्कर लाया वही खरीद के, और जैसे ही उसने वहाँ रूम के बाहर वो अपनी बाइक रोकी, मुझे बाइक पे बैठा के ले गया। बोला, मैंने कहा भाई यहाँ कहाँ ले आया, या ये क्या है यहाँ पर? बोलता भैया हमें तुम यहाँ पढ़ा दो। तो मैं चिल्लाया उस पर, मैंने कहा यार तू मुझे यहाँ क्यों ले आया, मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाने का, और तू यार ऐसी बात कर रहा है। बोला भैया प्लीज़। तो बोले हमारी नौकरी का सवाल है। मैं ठीक है चलो। तो मैं ये 3 बच्चे और कौन है? बोले भैया ये तुम्हें फ़ीस देंगे और ये तुमसे पढ़ेंगे। मैंने कहा यार फ़ीस तो मुझे नहीं चाहिए, बट मैं चलो पढ़ा देता हूँ। मैंने पढ़ाना शुरू किया उनको। तो जैसे ही पढ़ाया सर, तो टीचर तो जिंदा था ही अंदर। जैसे ही मैंने उनको पढ़ाया, मुझे 21 मिनट हुए थे कि मेरे अंदर फ्लो आ गया सर वो पढ़ाने वाला वापस से, क्योंकि मैं नौकरी लगने से पहले ही पढ़ाता था। मेरे लाइफ की सबसे पहली ये कोचिंग थी जहाँ मुझे मात्र 40,000 रुपये मंथ मिला करते थे। उसमें मैंने तकरीबन 8 महीने पढ़ाया था। फिर उसके बाद एक बड़ी कोचिंग हुआ करती थी मुखर्जी नगर की, बहुत बड़ी, जो बहुत फेमस हुआ करती थी। फिर मैंने उसमें अपने करियर की शुरुआत करी, जहाँ पे करियर की शुरुआत हुई थी मेरी 800 रुपये घंटे से, और उस कोचिंग के अंदर मैंने 2200 रुपये घंटे तक पेमेंट उठाया। हाँ, तो अब उसने कहा कि पढ़ाना शुरू कर दो, तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया सर। उस रूम में मुझे मज़ा आ गया पढ़ाने में। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने जो दिल्ली वाला लेवल होता है, हमने उसी तरीके से पढ़ाया।
तो मेरे ताऊ का बेटा, चाची का और जो बुआ का नाती वो काफ़ी खुश थे। लेकिन हुआ क्या कि जो 3 दोस्त आए थे उसमें से 2 गायब हो गए सर, 2 भाग गए। मैंने कहा यार ये तो इसका मतलब हमने गलत पढ़ाया या कुछ भी है। मैंने कहा क्योंकि ये बच्चे सेटिस्फाई नहीं हुए। अगले दिन वो नहीं आए, अगले दिन 4 ही बच्चे रह गए बस। मैंने कहा चलो कोई ना। ताऊ का बेटा बोला भैया आप पढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 बच्चे थे वो उनके कलीग्स, कुछ 4-5 जो दोस्त होंगे उनके गांव में, तो आपको पता ही है 4-5-6 इकट्ठे बच्चे होते हैं एक साथ, वो किसी अदर कोचिंग में पढ़ते होंगे। तो वो अगले दिन वहाँ गए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे कि उसके ऐसे ऐसे भाई जो दोस्त है हमारा, उसका भैया पढ़ाता है और बहुत बढ़िया पढ़ाता है यार, वहाँ पे चलना है। तो वो करीब उनके साथ आए 7-8 बच्चे एक साथ। और हमारे पास बेंच मात्र 3 ही थी जिन पर मैक्सिमम बच्चे 9 या 10 बैठ सकते थे। बच्चे हो गए तकरीबन 14-15 सर। तो उसी दिन फिर सेम डे ताऊ के बेटे ने 5 बेंच नई और बनवा दी सर। 5 बेंच नई बनवा दी, तो फिर अब 15-20 बच्चे होने लगे सर। 10 दिन मैंने पढ़ाया ही था, तो 10 दिन के बाद बच्चों की संख्या हो गई सर लगभग 40। सब कुछ बच्चे जमीन में बैठ जाएं फर्स्ट डाल के अपना, गांव में बोरी कट्टा बिछा करके अपना, और कुछ अपना उस पर बैठ जाए, सीढ़ियों पर बैठ जाए, कुछ बेंचों पर बैठ जाए। तो उस हॉल में मतलब रूम जो था, छोटा सा एक रूम था, उसमें मैक्सिमम 40-45 बच्चे ही आ सकते थे सर। वो विद इन 20 डेज वो रूम छोटा पड़ गया सर। अब मुझे सुबह सुबह जाना था, वही बिठा के ले जाता था और वही फीस लेता था, सारे काम वही करता था। मुझे कोई मतलब नहीं था मैं कितने पैसे आ रहे हैं, किससे क्या नहीं आ रहे हैं, वही पैसे लिया करता था। और उसी से कभी बेंच बनवा ली, कभी पंखा लगा दिया, कभी पानी ला के रख दिया बच्चों के लिए, कभी कुछ, वही कर रहा था सारे काम। फिर 20 दिन गुजरे थे तो बोला भैया अब बड़ा कमरा लेना पड़ेगा, इसमें बात नहीं बन रही है। तो वहीं पास में ही रोड पर थोड़ा सा आकर के सर एक बड़ा हॉल उसने देख लिया, तकरीबन 100 बच्चों का। हाँ वो देख लिया उसने। तो सर उसमें हमने 1 महीने उसमें काम किया और 1 महीने के बाद हमने वहाँ स्विच कर दिया अपने सेटअप को। वहाँ स्विच करने के बाद में उसने पूरा बढ़िया पोडियम वगैरह, लेक्टिन बोर्ड, पोडियम स्टैंड सब कुछ बनवाया उसने, और बेंच वगैरह नहीं बनवाई। तकरीबन उसमें बेंच डाल दी, शायद 50+ बेंच डाल दी उसने। अब बेंच डाल दी उसने तो मैंने पढ़ाना शुरू किया सर। तो विद इन 3 डेज वो हॉल पूरा तरीके से पैक हो गया, पूरा पैक हो गया वो। तो उसके बाद क्या होता है सर, मैं पढ़ाता रहा। फिर वो बोला भैया एक बैच और बनाते हैं हम। सर दूसरा बैच हमने बना दिया क्योंकि उसमें जगह ही नहीं, बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे थे। मेरे पास उसकी पिक्स भी हैं, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा वो चीज़। सीढ़ियों पर बैठकर बच्चे पढ़ते थे ऐसे करके सर। तो अगले दिन क्या होता है कि दूसरा बैच हमने खोल दिया सर। तो अब उस बैच में भी जितने बच्चे थे अगले बैच में भी उतने बच्चे हो गए। और शायद मुझे आज भी याद है कुछ मंथली करके फीस आती थी, 500, 600, 700 ऐसे गांव में। आपको पता ही है, आप तो यूपी से हैं तो आप जानते ही होंगे कि इटावा वगैरह, इटावा कैसे किस तरीके की कोचिंग चलती हैं। तो इसके बाद क्या होता है सर, फिर मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया पढ़ाने का। तो लेकिन जो बच्चे थे उनका स्तर बहुत नीचे था, डाउन था। मैं पढ़ाता था एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल, उनका था जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस। बस हमारे यूपी में बच्चों को बस यूपी कांस्टेबल और जीडी के ऊपर वो सोच ही नहीं पाते। यूपी का बच्चा का ये भी एक सोच है, वो यूपी कांस्टेबल और जीडी के ऊपर जा ही नहीं पाता, वो सोच ही नहीं पाता। इससे नीचे ही अपने आप को उसने माप रखा है कि बस मैं इसी के लायक बनाऊं, बस इसके आगे मेरे लिए कोई स्टेज है ही नहीं। तो मेरे को मजा सा आने लग गया। तो फिर तब तक पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 1-1.25 साल, 1.5 साल सा गुजर गया था सर, जब तक ये काम करते करते। तो मैंने कहा माँ को, मैंने कहा माँ मुझे पढ़ाना है तो कुछ मैं कमा भी लूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा अगर तुम सही रहो तो क्या मैं 2 या 3 दिन के लिए दिल्ली जाना शुरू कर दूँ। मैं 2-3 दिन पढ़ाया करूँगा, 3 दिन बाद यहाँ आ जाऊँगा, 3 दिन के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। और मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़ा ले, तेरा मन कर रहा है तो मैं दिल्ली आया सर। मैं दिल्ली आकर के मैंने वापस से कोचिंग ज्वाइन की और मैं 3 दिन ही पढ़ाता था बस। 3 दिन पढ़ाता था, 3 दिन सर अपने घर रहता था गाँव में जाके। तो वो कोचिंग मेरी चलती रही। अब सर पैसा मिलने लगा, मम्मी भी पूरी तरीके स्वस्थ थी। हुआ क्या कि संयोग से मेरे घर के नियर बाई पड़ता है आगरा, मेरे घर के नियर बाई, वहाँ से कोई टीचर जा चुका था और वहाँ पे तकरीबन 19 टीचर रिप्लेस हो चुके थे मैथमेटिक्स के, उन बच्चों को संभालने के लिए। बट वो बच्चे नहीं संभल पा रहे थे। तो जिस कोचिंग में मैं दिल्ली पढ़ाता था उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे आपको आगरा जाना होगा, क्या आप आगरा जा सकते हैं, और वहाँ पे बैच खराब हो रहा है, बच्चे संभाल नहीं रहे किसी से भी। मैं खुश हो गया, मैं हाँ सर मैं जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता, आगरा तो मेरे घर के पास है भाई। मेरे घर से मैक्सिमम अगर मैं गाँव से आऊँगा आगरा के लिए तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, और अगर थोड़ा कार से थोड़ा फास्ट आए तो 40 से 45 मिनट, 50 मिनट। मैंने कहा यार ये ठीक है, ये कर लेते हैं। तो बोला ठीक है सर हम आपको गाड़ी देंगे। तो कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी मिली 4 व्हीलर कोचिंग की तरफ से कि सर आपके आने जाने के लिए हो जाएगी। और मेरा जो स्लॉट था कि सुबह 11 बजे मैं आऊँगा और शाम को 5 बजे तक पढ़ाऊँगा, ये था। तो मैंने कहा यार आने जाने में भी काफ़ी फ़ायदा हो गया मेरे को कि सुबह जाना है, शाम को अपने घर आ जाना है। सर तकरीबन मैंने ये काम किया होगा लगभग 6 महीने 7 महीने मैंने किया होगा। अब उस कोचिंग में मेरा पैसा रुकना शुरू हो गया, सैलरी मेरी, और मेरी सैलरी भी एक अच्छी खासी अमाउंट पर तकरीबन 12.5 लाख रुपए 13 लाख रुपए मेरा होल्ड हो गया।
अब पैसा रुकने के बाद मैंने पैसे के लिए बोला। उधर क्या था कि जो उस कोचिंग का डायरेक्टर था, जिसको मतलब संभालने के लिए दे रखा था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उससे वो सवाल नहीं रहा। तो उस कोचिंग के ओनर ने जो दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर क्या आप इस फ्रेंचाइजी को टेक ओवर करना चाहते हो, आप लेना चाहते हो क्या? मैंने सोचा यार मैं तो आपके पास पैसे मांगने आया हूँ और आप मुझे कोचिंग का मालिक बनाए दे रहे हो। तो मैंने फिर अपनी बहन को फ़ोन लगाया और जीजाजी से बात की। मैंने पूछा, मैं उनके बिना कोई काम नहीं करता था सर, मैंने उनसे कहा, पूछा कि क्या ऐसे ऐसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा देख ले, बट तू तेरा सैलरी बढ़िया है, तू अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो ये सही है, वो अपना घर से आ जाता है, घर से चला जाता है, मैं कर लेते हैं। मैंने कहा नौकरी कब तक करेंगे, मालिक बनने वाली फीलिंग आ गई सर अंदर। हाँ मैं मालिक बनते हैं। तो उस समय सर उस फ्रेंचाइजी को मैंने टेक ओवर किया और वो फ्रेंचाइजी मैंने आगरा में चलाना शुरू किया 2016 के बाद से। ओके। हाँ वो फ्रेंचाइजी को मैंने टेक ओवर किया और मैंने चलाना शुरू किया। उस कोचिंग का कंप्लीट डायरेक्टरशिप मैंने ले ली अपने नाम से, मैंने सारी चीज़ें करा ली और मैंने लिखवा लिया उनसे। और जो मेरा पैसा होल्ड था वो पैसे में उतने में सेटलमेंट हो गया, कुछ पैसे मुझे और देने पड़े थे। मैं चलाता रहा सर, कंप्लीट कोचिंग चलता रहा मेरा। और वापस फिर तो मैं शुरू हो गया, बस यहीं से मेरी जर्नी पढ़ाने वाली स्टार्ट हो गई सर। ये था। ओके जी। तो काफ़ी बड़ी स्टोरी है यहाँ पर, अभी भी हमने शॉर्ट में ही जाना उसको जी। फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे जी। तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जी जैसे आपने बताया, हमने आपकी पिक भी देखी थी कि आपको गिटार का शौक था और भी बहुत सारे शौक थे जी। तो हमारा जो आखिरी सेक्शन है उसी पर है, जहाँ पर हम आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और क्या क्या पसंद था आपको या अभी भी आप क्या क्या करना चाहते हैं, शेर व शायरी, पोइट्री, गाना कुछ। एक्चुअली शेर व शायरी तो सर मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं लिखता हूँ जी। मेरे पास मैक्सिमम 5 डायरियाँ ऐसी हैं जो मैंने शेर व शायरियों से भर रखी हैं। अब मैंने लिखना बंद कर दिया है, मैं अभी हाल फिलहाल नहीं लिखता हूँ, लेकिन मतलब शादी के बाद से नहीं लिखता हूँ ये था, शादी से पहले मैं बहुत लिखता था, शादी के बाद से नहीं लिखता हूँ सर। मेरे फ़ोन का नोट है, नोट को भी मैंने भर रखा है, होता है ना फ़ोन में नोट बनाने के लिए। अगर आप मेरे नोट को देखोगे सिर्फ शायरी शायरी मिलेंगी आपको उसके अंदर। मैं लिखता रहता हूँ शायरी, कभी कोई मोटिवेशनल लाइन, बहुत कुछ मैं बनाता रहता हूँ सर। लेकिन अगर हॉबी की बात करें तो जैसे मेरा हॉबी जो पसंदीदा, मेरा अगर गेम पर जाना चाहेंगे तो गेम था सर मेरा क्रिकेट। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। वो यूपी में होती है। होती है सर, मैं क्रिकेट इतनी खेलता था, बहुत मतलब गंदे लेवल की क्रिकेट खेलता था। सुबह मेरा 7 बजे ट्यूशन हुआ करता था, उसके बाद मेरा होता था स्कूल। तो मैं ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं सिर्फ पूरे दिन सर मैं क्रिकेट खेलता था, भूखा प्यासा पूरे दिन। और क्रिकेट भी ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की, 2-2 रुपए के मैच लगाते थे सर हम, 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के। और जो जीतते थे उससे फिर हम पार्ले जी का बिस्किट लाते थे और खाते थे, पानी पीते थे और फिर खेलते थे। पूरी दोप में सर जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलता था। मतलब क्रिकेट खेलना इतना पसंद था कि सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलते थे सर हम। हमने लगभग 10-10 घंटे क्रिकेट खेला ऐसा लगातार। तो अब क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन क्रिकेट मतलब एक टाइम पे आने के बाद क्विट हो गया एक साथ मेरा। तो अब जानना चाहेंगे आपका शायद अगला सवाल यही होगा कि क्विट कैसे हुआ। क्विट ऐसे हुआ कि एक दिन हम मतलब गेम खेल रहे थे और गेम को हम जीत रहे थे, हमारी टीम जीत रही थी। तो जब हमारी टीम जीत रही थी, जो विपरीत टीम थी हमारे अगेंस्ट में जो टीम थी, वो टीम हार रही थी। तो गेम में क्या था सर, गेम में चीटिंग चलने लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चीटिंग के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एक बार वो बॉलिंग कर रहा था, मैंने बॉल को उठा के मारा, बाउंड्री के बाहर जाके बॉल गई। उसने क्या किया कि जो बॉलर था वो बॉल को लेने जाता है और वो बॉल को वहां से फेंक देता है सर, वो बाउंड्री से फेंक देता है बाहर और दूर फेंक देता है उसको। कहता है आप कोई गेम नहीं होगा, कोई गेम नहीं होगा। बोले ये चीटिंग कर रहे हैं, ये मतलब उल्टा हमें ब्लेम करने लग गया। इवन वो लोग झगड़े के लिए घूम रहे थे काफी देर से, लेकिन हम झगड़े से बच रहे थे। उसने क्या किया सर कि मेरे हाथ में जो बैट था, उसने बैट छीन के सर मेरे मारा और मेरे शोल्डर पे यहाँ आके वो बैट लगा भयंकर तरीके से। मेरे आज भी पेन होता है कभी कभी, उस दर्द को महसूस करता हूँ। अब तो सर उसके बाद क्या, फिर मेरे हाथ में स्टंप पड़े और फिर मेरे दोस्तों के हाथ में हमने सारे स्टंप उखाड़ करके, और जो साथ में बैट थे, दे स्टंप और दे बैट और दे स्टंप और दे बैट। सर इतनी भयानक लड़ाई हुई कि उनमें से तकरीबन 3 लड़कों के सर वगैरह फट गए थे, जिसमें से एक बेहोश हो गया था जिसको हमने मारा था सर। और ये दिन है कि वो दिन है सर। उसके बाद मैं कभी ग्राउंड पे नहीं गया और मैं मेरे घर चला गया, क्योंकि ये शिकायत घर तक पहुंच गई थी। तो पिताजी ने भी बहुत ज़्यादा गाली वगैरह सुनाई थी, पंचायत वगैरह जोड़ी काफ़ी कुछ। उस दिन से मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैं आज तक क्रिकेट ही नहीं खेला सर उसके बाद कभी भी। मन करता है बहुत ज़्यादा, देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं कोई क्रिकेट नहीं छोड़ता सर। मैं ये लगा लीजिए जितने भी IPL सेशन चलते हैं सारे देखता हूँ, वनडे देखता हूँ, T20 देखता हूँ, टेस्ट देखता हूँ, सारे मैच देखता हूँ, मैं कोई नहीं छोड़ता सर। मेरे घर वाले दुखी हैं मुझसे कि जब मैच आ रहे होते हैं तो ये टीवी नहीं देखने देते किसी को भी। बोला मेरी मतलब माँ भी, मेरी वाइफ भी मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि भाई तू यार तेरे मैच कब खत्म होंगे। अभी IPL सेशन चल रहा था तो मुझसे ये पूछा जा रहा था ये IPL खत्म कब होंगे, ये बताओ। इन्होंने खून पी रखे हैं हमारे। तो मैं एडिक्टेड था क्रिकेट का, बहुत तगड़ा वाला सर। सर शेर व शायरी की बात हुई है जी, कुछ पेश कर दीजिए सर।
शेरो शायरी में सर अभी तो फिलहाल मैंने लिखना बंद कर दिया है क्योंकि पहले मैं लिखता था, शादी से पहले। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि तुम पहले लिखते थे। अक्सर मैं क्लास में किया करता था, जब मैं ऑफलाइन क्लास में हुआ करता था, दोस्तों में हुआ करता था। जब कभी जैसे दोस्त बैठ गए महफिल में बैठे हैं कभी, तो चल रही है शेरो शायरी, और ऐसे नहीं घंटों तक चलता था सर, अपना घंटों तक। कभी एक ने सुनाया, फिर मैंने सुनाया, फिर उसने, फिर मैंने, ऐसे लगातार। उसमें से सर एक बेस्ट अल्फाज है जो मेरे जीवन का अभी तक का है, जो मुझे अक्सर बेस्ट लगता है। तो वो क्या है, जरा गौर फरमाए, उसको सुनिएगा। बिल्कुल। कि दिल ने जब भी लिखना चाहा, याद बस एक तेरा नाम आया। क्या लिखूं तुझ पे, तू तो बस एक राज है। जिसे सबसे छुपा के सुनता हूं, तू वो साज है। चुपके से मिलती है सपनों में मेरे, और फिर सुबह उठकर ढूंढता हूं निशान तेरे। भूल जाता हूं यह कहानी अधूरी ही रहेगी, वह तुझसे बातें करने वाली आंखें अब कुछ न कहेंगी। तो ये मेरा बेस्ट अल्फाज है सर, और मैंने दिल से लिखा है इसको बहुत ज़्यादा। तो ये अब तक का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सुनते भी आप शायरी वायरी? हाँ सर, सुनता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो अगर फ़ैन की बात करूँ तो मैं फ़ैन हूँ राहत इंदौरी साहब का। ओके जी, उनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना है सर। बिल्कुल जी। तो सर हम आखिरी पड़ाव पर आ गए अपने आज की इस बैठक में। तो जाने से पहले हमने बहुत कुछ आपके बारे में बात करा, आपके बारे में जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता थी, वो भी आज हमें पता चली है। एक आखिरी कुछ भी आप जो स्टूडेंट को बोलना चाहें, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो फ्यूचर हमारे सरकारी अफसर हैं उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके प्रेरणा के लिए आप कुछ बोलना चाहें सर? दोस्त, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सभी मेरे छोटे भाई बहन, सभी विद्यार्थियों के लिए कि बेटा जीवन में परेशानियाँ आती हैं। जीवन में परेशानियाँ आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया और हम मेहनत करना छोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ खत्म हो गया। आप शायद ये मेरे पूरा, अगर आप पॉडकास्ट को सुनोगे, इसको बैठक को सुनोगे, देखोगे, तो मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, जहाँ मैंने कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोची कि अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। तो दोस्त, मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि भाई तैयारी अपनी करते रहिए, संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि सफलता कभी भी एक दिन में चलकर नहीं आती है। ठीक है ना? अगर आज परिस्थितियाँ हैं, आज परेशानियाँ हैं आपके सामने, तो वो सिर्फ आज के लिए हैं, वो फॉर एवर नहीं है। देयर जस्ट सेइंग यू मस्ट हैव वर्ड, प्रॉब्लम कम्स टू ट्रबल यू बट इट ट्राई टू नॉट कॉस्ट ऑफ योर लाइफ्स। दैट मीन्स इन हिंदी, परेशानियाँ आती हैं, परेशान किया करती हैं, जान नहीं सिर्फ इम्तहान लिया करती हैं। इसका मतलब यही है बच्चों की परेशानियाँ आएंगी तो एक सीमित समय तक आएंगी, वो लंबे समय तक नहीं रहने वाली। और आज आप सभी बच्चे इस संघर्ष के फेज में हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? तपती धूप में नीचे से फर्श गर्म होता है, ऊपर से पंखे की हवा गर्म होती है, गर्म पानी पीने को है, घर को छोड़ करके पड़े हैं, माँ पापा को छोड़ करके पड़े हैं। दोस्तों, आपका यही एक दिन का जो संघर्ष है ना, ये जो संघर्ष अभी चल रहा है, संघर्ष भरे दिन है, यही आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलने वाला है एक दिन। और यही संघर्ष है जो आपके पेरेंट्स का, आपके माँ बाप का नाम रोशन करेगा क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में, जहां वो फक्र से कह सकेंगे कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको जन्म मैंने दिया है। तो दोस्त, ऐसे ही काम करना अच्छे अच्छे, जिससे कि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और एक सरकारी अधिकारी बनके एक प्रतिष्ठित पद पा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं, मतलब मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है बेटा। भगवान आपको खुश रखे, खूब सारी तरक्की दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अपना समय निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत सारे अपने जीवन के जो आपने किस्से सुनाए हैं। आई होप न सिर्फ हम उन्हें सुनेंगे बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर आपका भी, कि आपने मुझे इस बैठक के मंच से मुझे यहाँ पर बुलाया, और इस बैठक के मंच से मैं बहुत सारे युवाओं तक ये अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू। तो ये थे वीके सर, जिन्होंने आज अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे किस्से जो हैं वो हमें बताए। और अगर मैं इस पूरे पॉडकास्ट को अगर देखूं, अगर मैं अपनी शब्दों में बताऊं, तो देखिए, अगर सफलता मंजिल है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। तो संघर्ष के रास्ते से आपको निकलना ही होगा, उस रास्ते पर आपको चलना ही होगा। तो मुझे तो यहाँ पर यही सीख मिली है जो वीके सर की जर्नी रही है उससे, और आप सभी को भी ज़रूर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बैठक के अगले भाग में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।